दोस्तों, मैं हूं आदेश प्रताप सिंह और आप सभी का इंस्टीट्यूट बाय आदेश सर पे स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ जा रही थी। 95% काम पूरा होने के बाद भी 5% कमियों की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो दोस्तों, एक्चुअली मैं सेटअप चेंज करने की सोच रहा था। मैं चाह रहा था कि मैं आपके सामने आते हुए पढ़ाऊँ, पर वो घर पर बनाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, वो चीज़ हम शायद लॉकडाउन के बाद ही कर पाएँगे। अदरवाइज़ मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो मैं उस तरीके से भी ज़रूर पढ़ाना चालू करूँगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल टाइम को लॉस ना करते हुए जब भी जितना भी हमारे पास सोर्सेज़ अवेलेबल है, उसके माध्यम से हम अपने सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम में हमने डिविजिबिलिटी और रिमाइंडर थ्योरम बहुत ही बेसिक से और अच्छे से कवर कर लिया है। तो दोस्तों, अब हम चालू करने वाले हैं नंबर सिस्टम का ही एक पार्ट एलसीएम और एचसीएफ। आज हम उसका पार्ट 1 पढ़ेंगे जो बहुत ही बेसिक से होगा, लेकिन जो क्वेश्चंस हम करेंगे बहुत ही अच्छे लेवल के। इसके लिए आपको फंडामेंटल की जानकारी होनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एलसीएम एचसीएफ के कम से कम हम 3 से 4 पार्ट पढ़ेंगे और एलसीएम एचसीएफ पढ़ाने का जो मेरा तरीका है वो कुछ इस तरीके से होगा। पहले हम एलसीएम पढ़ेंगे, फिर हम एचसीएफ पढ़ेंगे, फिर हम एलसीएम एचसीएफ के संबंध पढ़ेंगे और उसके बाद हायर पावर का एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, फिर उसके बाद बहुपदों का एलसीएम निकालना, एचसीएफ निकालना, ये सब सारी चीज़ें हम सीखेंगे। तो दोस्तों, आज पहली क्लास है तो आपको बहुत ही ध्यान से चीज़ों को सुनना है। दोस्तों, जहाँ तक बात है एलसीएम की, एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चीज़ों को बस सुनते रहेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कहने का मतलब क्या है दोस्तों, सुनते रहिएगा कि लघुत्तम समापवर्त्य और एचसीएफ होता है महत्तम समापवर्त्यक। तो दोस्तों, जो मेन डिफरेंस है दोनों के बीच है वो है मल्टीपल और फैक्टर का। इस चीज़ की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत ही बेसिक से आपको बताऊंगा, शक्तिमान गंगाधर लेवल सब बताऊंगा आपको। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। गुणज का मतलब होता है देसी भाषा में पहाड़ा, यानी टेबल करना। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, यानी टुकड़ों में तोड़ना। कहने का मतलब कि अगर आपको किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उन दोनों संख्याओं का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। पहाड़ा पढ़ने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि उसमें कॉमन कौन है। कॉमन देखने के बाद ये देखना पड़ेगा कि उन दोनों कॉमन वैल्यू में से सबसे छोटा कौन है। क्लियर हो रही बात। एचसीएफ में क्या करना है कि हमें दो संख्याओं का गुणनखंड करना है, यानी हमें उनको तोड़ना है। तोड़ने के बाद क्या देखेंगे कि कॉमन गुणनखंड कौन है और उसमें जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है। तो ये एलसीएम की परिभाषा है और ये एचसीएफ की परिभाषा है। तो दोस्तों, एचसीएफ को मैं डिटेल में एचसीएफ के टाइम पर बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ एलसीएम की। ठीक है दोस्तों, आइए और डिटेल में इसको समझते हैं। दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं एलसीएम की, मतलब हम सिर्फ अभी एलसीएम के बारे में पढ़ेंगे। आइए समझते हैं। एलसीएम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि हमें पहाड़ा पढ़ना है, फिर कॉमन देखना है, फिर उस पहाड़े में से जो सबसे छोटा हो वो हमारा एलसीएम है। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 6 ले लिया और 9 ले लिया। जैसे 6 और 9 का अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो आपको पता है कि आपको इसको कैसे करना है। आपके लिए बड़ा आसान है कि 6 9 एलसीएम 18। लेकिन अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ तो आपको चीज़ें सीखनी है। तो एलसीएम में क्या होता है, पहाड़ा पढ़ना। तो आइए पहाड़ा पढ़ते हैं। 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंचे 30, 6 छक्के 36। ऐसे करके हम इसका मल्टीपल ले सकते हैं। 9 की बात करते हैं। 9 दूनी 18, 9 तियाँ 27, 9 चौके 36। ऐसे करके हम इसका पहाड़ा पढ़ सकते हैं। 36 पर मैं क्यों रुक गया, ये चीज़ सोचने वाली है। दोस्तों, आपने सबसे पहला काम मल्टीपल का ले लिया। अब आपको क्या देखना है, कॉमन का। आप देख रहे हैं आपके पास कॉमन कितनी वैल्यूज़ हैं, दो वैल्यूज़ हैं दोनों में, एक तो 36 भी है और एक 18 भी है। दोनों के मल्टीपल में 36 भी है और दोनों के मल्टीपल में 18 भी है। पर आपको कौन सा मल्टीपल चाहिए, लीस्ट वाला, यानी लघुत्तम वाला। तो दोनों कॉमनों में से जो सबसे छोटा होगा वही हमारा क्या होगा, लीस्ट मल्टीपल। तो आपने
कॉमन सबसे छोटा क्या दिख रहा है आपको? 18। तो इसका मतलब 6 और 9 का एलसीएम क्या हो गया आपका? 18। क्लियर है दोस्तों? आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई होगी कि हमें एलसीएम में क्या करना है, पहाड़ा पढ़ना है। ऐसे हमें पेपर में नहीं करना है, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्लियर है? ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये जो दूसरा पॉइंट है वो पूरा एलसीएम इस पर टिका हुआ है। पूरा का पूरा एलसीएम इसी पॉइंट पर टिका हुआ है। सारे के सारे क्वेश्चन हम दूसरे पॉइंट से कर लेते हैं। क्या है दूसरा पॉइंट? दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये 18 6 के पहाड़े में ही था, ये 18 9 के पहाड़े में ही था। यानी कि ये जो मेरा एलसीएम है वो मेरी दी हुई संख्याओं से विभाजित है। क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। यानी ये जो मेरा एलसीएम है वो दी हुई संख्याओं से विभाजित है। यानी ये जो 18 है 6 से भी कट रहा है, 6 त्रिक 18, और 9 से भी कट रहा है, 9 दूनी 18। आपको इस चीज़ का बिल्कुल इत्मीनान रखना है कि जो भी मेरा एलसीएम बनता है वो दी हुई संख्याओं से पूरे तरीके से विभाजित होता है। इस लाइन का यूज़ मैं क्वेश्चंस करने में करूंगा दोस्तों, आप बस सुनते रहिए कि जो मेरा एलसीएम होता है वो दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? मैं अगर एक एग्जांपल और लूं तो जैसे मान लीजिए 12 लिया और 16 लिया, तो 12 और 16 का एलसीएम क्या होगा? आप सीधे सीधे बोल सकते हैं 12 16 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 48। क्यों? क्योंकि हमें 12 का भी पहाड़ा पढ़ना है, 16 का भी पहाड़ा पढ़ना है, और छोटा से छोटा पहाड़ा ले लेना है। तो 12 चौक 48 और 16 तियाँ 48। यानी फिर से देखिए वही चीज़ आ गई कि जो मेरा एलसीएम है वो दी हुई संख्याओं से विभाजित है। यानी 48 12 से भी कट रहा है और 48 16 से भी कट रहा है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? क्यों कट रहा है? क्योंकि 48 12 और 16 के पहाड़े में ही है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि एलसीएम दी हुई संख्याओं से विभाजित होता है। क्लियर है दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसे अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, एलसीएम को निकालना कैसे है, एलसीएम निकालने की विधियां। दोस्तों हमने स्कूल में एक मेथड पढ़ा है कि ये भाग विधि वाला, जैसे सपोज मुझे 12 और 16 का मौसा निकालना, लसा निकालना है, तो हमें इसको भाग देना पड़ता है 2 से, फिर ऐसे भाग करते करते हम आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है दोस्तों? तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, मैं एलसीएम निकालने की वो विधि बताऊंगा जो आपको आनी चाहिए और पेपर में के क्वेश्चंस में उसका यूज़ होता है। मैं इसको 2 मेथड बताऊंगा, लेकिन आपको जो सुविधा लगे उससे करिए। ठीक है दोस्तों? जैसे मान लीजिए मुझे 12 और 16 का ही एलसीएम निकालना है। क्लियर है? तो जो पहला मेथड है वो मेथड है प्राइम फैक्टर मेथड, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। यानी आपको संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ देना है। आइए देखते हैं। जैसे अगर ये 12 है तो 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 तियाँ 12। ये सोचना पड़ेगा 12 क्या है? 4 तियाँ 12। लेकिन मुझे किस में तोड़ना है? अभाज्य गुणनखंडों में। क्या 4 अभाज्य है? नहीं, 3 तो अभाज्य है। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का स्क्वायर, क्योंकि 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। तो ये 12 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर गुणे 3। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो 12 को मैंने अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिया, 2 का स्क्वायर गुणे 3। 4 को हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है। तो आपको इस तरीके से तोड़ना है। तो 12 क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर गुणे 3। क्लियर है? 16 की बात करते हैं। 16 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी 2 के पावर 4। ये छोटी छोटी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 2 की पावर्स आपको पता होनी चाहिए। 16 क्या हो जाता है? 2 के पावर 4। अगर आपने संख्याओं को इनके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लिया तो अब एलसीएम कैसे निकलेगा? सुनते रहिएगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम निकालने के लिए आपको गुणनखंडों की अधिकतम पावर उठानी है। एलसीएम निकालने के लिए आपको गुणनखंडों की अधिकतम पावर उठानी है। अधिकतम पावर उठानी है कहने का क्या मतलब कि 2 का स्क्वायर गुणे 3 और 16 में 2 का पावर 4। तो अगर मैं सबसे पहले 2 को पकड़ता हूँ तो दोनों संख्याओं में 2 की जो अधिकतम पावर है उसको उठा लेनी है।
क्लियर हो रही बात। तो 2 का यहाँ का पावर कितनी है 2, यहाँ 2 की पावर कितनी है 4, तो 2 की अधिकतम पावर कितनी बन रही है 4, तो मैंने 2 की अधिकतम पावर 4 उठा ली। क्लियर हो रही बात। अब आगे नंबर है 3 का, तो दोनों संख्याओं में 3 की जो अधिकतम पावर है वो उठा लेना है। तो 3 तो यहाँ पर है ही नहीं, और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 1, यानी 1 3 बार उठा लिया। तो दोस्तों 2 की पावर 4 क्या हो जाएगा 16 गुणे 3, और 16 गुणे 3 क्या हो गया 48। क्लियर हो रहा है दोस्तों। दोस्तों इसका यूज़ क्वेश्चंस करने में होगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ अधिकतम पावर, समझ में आ रही बात। अच्छा, अधिकतम पावर उठाते क्यों हैं, देखिएगा एलसीएम क्या चीज़ है, ये चीज़ को नोटिस करिएगा। एलसीएम में दोस्तों जो चीज़ कॉमन होती है, जो चीज़ कॉमन होती है वो तो रखते ही रखते हैं, उसके अलावा जो चीज़ कॉमन नहीं होती है वो भी रखते हैं। कहने का मतलब एलसीएम में हम सारी चीज़ें उठा लेते हैं, फिर से बोल रहा हूँ, एलसीएम में हम सारी चीज़ें उठा लेते हैं, जो चीज़ कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। क्लियर हो रहा है। अब समझिएगा, अगर मैं 2 की अधिकतम पावर उठाऊंगा तो 2 की कम वाली पावर अपने आप आ जाएगी। समझ में आ रही बात, क्यों, क्योंकि एलसीएम में मुझे सारी चीज़ें उठानी रहती हैं। तो अगर मैंने 2 का पावर 4 उठा लिया तो 2 के पावर 2 अपने आप आ जाएगा। क्लियर हो रही बात। अगर मैं सिर्फ 2 के पावर 2 उठाता तो 2 के पावर 2 उठाता तो 2 के पावर 4 में 2 के पावर 2 बच जाता। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रही बात। आपको क्या करना है, एलसीएम लेते टाइम अधिकतम पावर उठानी है। क्यों उठानी है, क्योंकि अगर मैं अधिकतम पावर उठाऊंगा तो कम वाली पावर अपने आप आ जाएगी। क्लियर हो रहा है दोस्तों। और उसके बाद हम उसका सिंपली गुणा कर देते हैं। ये है एलसीएम निकालने की एक विधि, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज जो क्वेश्चन कराऊंगा इसी फैक्टर पे ही करवाऊंगा जो 2016-17 में आए हुए हैं। तो आपको बस ये करना है कि एलसीएम में अधिकतम पावर को उठा लेना है। क्लियर है दोस्तों। आइए दूसरा मेथड भी देख लेते हैं। अब दोस्तों हम चालू कर रहे हैं इसका सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड करते टाइम ध्यान से सुनिएगा, वही चीज़ है, बस बोलने और सोचने का तरीका अलग हो जाएगा। तो दोस्तों सेकंड मेथड में एलसीएम निकालते टाइम जो भी आपकी संख्याओं का एलसीएम निकालना है उसकी बड़े वाली संख्या को एलसीएम मान लीजिए, उसमें सबसे बड़ी वाली संख्या को एलसीएम मान लीजिए। सुनते रहिएगा बस, उसमें सबसे बड़ी वाली संख्या को एलसीएम मान लेते हैं। अब क्या करना है, जैसा कि आपको मैंने बताया कि एलसीएम क्या होता है कि जो चीज़ कॉमन है वो भी और जो चीज़ कॉमन नहीं है वो भी रखना है, यानी सारी चीज़ें आपको एलसीएम में उठानी रहती है। ठीक है। तो अगर मैंने 16 उठा लिया तो अब मैं संख्याओं से तुलना करूंगा कि कौन सा गुणनखंड एलसीएम में आ चुका है और कौन सा गुणनखंड नहीं आया है। जो गुणनखंड एलसीएम में नहीं आया होगा उसे वापस से एलसीएम में लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि जो कॉमन है तो वो आ ही चुका होगा, लेकिन जो कॉमन नहीं है उसे भी लिखना होता है। कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे अगर ये 12 है तो ये 12 क्या होता है 4 तियां 12, और ये 16 है, अगर मैंने 16 एलसीएम लिया हुआ है तो इसमें सब चीज़ें होंगी, जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। तो अगर 16 है, 16 क्या होता है 4 गुणे 4। अब 12 की तुलना 16 से करेंगे, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। 12 का 4 16 में उपस्थित है, 12 का 4 16 में उपस्थित है, लेकिन 12 का 3 क्या कहीं दिख रहा है, 12 का 3 कहीं दिख रहा है नहीं, लेकिन एलसीएम में तो जो कॉमन है वो तो होगा ही और जो कॉमन नहीं है वो भी होना चाहिए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात भाई। 12 का 4 16 में उपस्थित है, 12 का 3 16 में उपस्थित नहीं है, तो 3 हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। यानी 12 का हर गुणनखंड हमारे एलसीएम में अब आ गया, 12 का 4 भी आ गया, 12 का 3 भी आ गया। क्लियर है दोस्तों। अब अगला नंबर है 16। 16 तो ऑलरेडी ले रखा था हमने, तो 16 पहले से उपस्थित है, तो 16 गुणे 3 यानी कितना हो गया 48। तो ये हो गया आपका एलसीएम का दूसरा तरीका। क्लियर है दोस्तों। लेकिन कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अगर नंबर बड़ा होता है तो तोड़ने में तकलीफ आ जाती है, उनको फैक्टर करने में तकलीफ आ जाती है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं और जो पहले वाला मेथड था वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस आजकल पूछे जा रहे हैं वो पहले वाले मेथड पर पूछे जा रहे हैं, तो आइए हम उन पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्लियर हो रहा है दोस्तों, चलिए बने रहिए।
तो दोस्तों आइए हम ये एग्जाम्पल लेकर एलसीएम निकालने पर और प्रैक्टिस करते हैं। हम एलसीएम पहले मेथड से निकालेंगे क्योंकि इसका उपयोग हम क्वेश्चंस में करने वाले हैं और बहुत आसान है, ध्यान से समझते रहिएगा। बस आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो यूपी पुलिस में तो डायरेक्ट आए हैं। आप पिछले साल के क्वेश्चन खोल लीजिएगा, डायरेक्ट एलसीएम डायरेक्ट एचसीएफ निकालने को क्वेश्चन आया हुआ था। आइए हम इस पर ध्यान से काम करते हैं। 12 दोस्तों तोड़ना आपको बहुत ही ईमानदारी से है, बहुत ही अच्छे से है। आपको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है। 12 क्या होता है, अब ये माइंड में होना चाहिए। अगर आप लिखेंगे तो आप पाप कर रहे हैं, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये चीज़ें माइंड में होनी चाहिए। 12 क्या होता है, 4 तियाँ 12, 4 यानी 2 का स्क्वायर गुणे 3 हो गया भाई 12। 15 3 पच्चे 15, क्लियर है। 18 2 नवा 18, ध्यान से समझेंगे, 2 नवा 18, तो 2 तो ऑलरेडी 2 है भाई, प्राइम है, लेकिन 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर, तो 18 क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 का स्क्वायर। अब कई लोग कहेंगे सर क्षेत्रिक 18 भी कर सकते हैं। अरे बिल्कुल कर सकते हैं, आप अल्टीमेटली यहीं पर वापस आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि 6 तो अभाज्य संख्या है नहीं, तो 6 को क्या करना पड़ेगा, 2 गुणे 3, अब 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 का स्क्वायर। तो दोस्तों आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ना है कि डायरेक्टली वो अभाज्य गुणनखंडों में टूट जाए। और इन चीज़ों को आपको याद रखना है कि 18 होता क्या है, 18 लिखना कैसे है, 12 कैसे लिखना है, 21 कैसे लिखना है। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस पर बार बार होनी चाहिए। तो अब 21 है, 21 क्या हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। तो मैंने सबके गुणनखंडों को तोड़ लिया। अब अगर मुझे एलसीएम लेना है तो एलसीएम में आपको क्या करना होता है, सबसे बड़ी पावर संख्याओं की उठानी होती है। तो स्टार्ट करते हैं 2 से। 2 की संख्याओं में सबसे बड़ी पावर कौन से दिख रही है, 2 का स्क्वायर। भाई सबसे बड़ी पावर यहाँ पे 2 कितनी बार है, 2 बार, यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर है ही नहीं, तो 2 मैक्सिमम कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी ये क्या कर दिया इसको 4, 2 का स्क्वायर 4, तो 2 का स्क्वायर उठाया तो क्या लिख दिया 4। आगे किसकी बारी, 3 की, तो 3 की अधिकतम पावर कितनी दिख रही है, अधिकतम पावर 3 कितनी बार है ये नहीं देखना है कि एक संख्या में 3 अधिकतम कितनी बार है, 3 की अधिकतम पावर कितनी दिख रही है, 3 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 3 यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पर 2 बार। अब बारी किसकी, 5 की, 5 कितनी बार है अधिकतम, 1 बार। फिर अब बारी किसकी, 7 की, 7 अधिकतम बार कितना है, 1 बार। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो इसी का गुणनफल आपको क्या दे देगा, एलसीएम। अब इसको गुणा कैसे करना है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। ये नहीं कि हम ऐसे गुणा करने लगे 4 9 36 और 5। आपको गुणा करने का तरीका मैं बताता हूँ। आपको गुणा करते समय सबसे पहले खोजना है 5, और 5 को किसी सम संख्या में गुणा कर देना है। क्यों, क्योंकि 5 को अगर किसी सम संख्या में गुणा करते हैं तो इकाई पर क्या बनता है, 0, और अगर इकाई पे 0 बन गया तो गुणा अपने आप क्या हो जाता है दोस्तों, ईजी हो जाता है। तो सबसे पहले 5 को मैंने सम संख्या से उठा लिया, तो हो गया 5 चौके 20 और ये 9 सत्ते 63, तो 20 गुणे 63 कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 1260। ये आपका क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम। इस तरीके को मैं क्वेश्चन में यूज़ करूंगा, फिर बता रहा हूं क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। तो आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना है और अधिकतम पावर उठा लेनी है। गुणा करते टाइम 5 को पकड़ लेना है और उसका किसी सम संख्या में गुणा करना है। क्लियर दोस्तों। आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। दोस्तों अगला एग्जाम्पल ये रहा, इसको भी तोड़ना है उसी तरीके से, तेजी से तोड़ना है। 12 क्या होता है, 4 तियाँ 12, ठीक है। 18 क्या होता है, 2 नवा 18। 20 क्या होता है, 4 पच्चे 20, 4 यानी 2 का स्क्वायर गुणे 5, 4 पच्चे 20। 32 क्या होता है भाई, 16 दूनी 32 यानी 2 के पावर 5। ये छोटी छोटी चीज़ें याद होनी चाहिए कि 32 को हम लिखते हैं 2 के पावर 5, क्योंकि ये चीज़ें समझाने वाली नहीं है, ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग वाली है। क्लियर है। अब अगर हमें एलसीएम लेना है तो अधिकतम पावर उठाएं दोस्तों। आइए देखते हैं। तो 2 की अधिकतम पावर कितनी चल रही है, 2 के पावर 5, 2 के पावर 5 यानी कि 32। आगे बढ़ते हैं, 3 की बारी। 3 की अधिकतम पावर कितनी चल रही है, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी कि 9। क्लियर है दोस्तों।
उसके बाद 5 की अधिकतम पावर कितनी चल रही है, एक ही है, तो 5 एक बार। मैंने बोला गुणा कैसे करना है, 32 गुणे 9 नहीं करेंगे, मैंने बोला था कि 5 का गुणा किसी सम संख्या में कर दो, इकाई पे क्या हो जाएगा, 0, बड़ा आसान हो जाएगा। तो 5 दूनी 10 का शून्य हाथ में लगाए, 5 तिया 15 और 1 16 और गुणे 9, 16 नवा हो गया 144 और ये आ गया 0, तो एलसीएम आ गया 1440। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाती है तो एलसीएम निकालना बहुत आसान हो जाएगा, और इसका यूज़ हम क्वेश्चन में कैसे करते हैं आगे हम देख रहे हैं। दोस्तों अब हम क्वेश्चंस की शुरुआत कर रहे हैं। दोस्तों तो जो मैं क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और नए प्रकार के प्रश्न हैं। पुराने क्वेश्चंस भी मैं आपको कराऊंगा, लेकिन जो अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट बताया है उस पर जो पहला क्वेश्चन बनता है वो ये है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है। यानी बोल दिया है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है, तो प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम बताओ। क्वेश्चन कितना प्यारा है दोस्तों। अगर आपको बेसिक फंडामेंटल यानी जो अभी तक हमने 10-15 मिनट में जो पढ़ा है वो क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। आइए देखते हैं दोस्तों, आपसे बोला गया है कि प्रथम 20 यानी 1 2 3 4 ऐसे करते करते कितनी संख्या है, 20 संख्या। प्रथम 20 संख्याओं का एलसीएम क्या बोला गया है आपको, n। दोस्तों समझिएगा, एलसीएम की परिभाषा यहाँ पे पता होनी चाहिए। एलसीएम की परिभाषा क्या होता है कि भाई जो भी मेरे पास संख्याएं हैं उनका सारा कुछ एलसीएम के अंदर समाहित हो जाएगा। समझ में आ रही बात। कहते हैं ना कि जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, यानी 1 से लेकर 20 तक के जितने भी गुणनखंड हैं वो सारे एलसीएम यानी n में उपस्थित हैं। यही चीज़ है दोस्तों। भाई एलसीएम क्या होता है, सारे गुणनखंड एक साथ। क्लियर हो रही बात। तो यानी 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में जितने भी गुणनखंड है वो उसके एलसीएम यानी n में उपस्थित है। अब आपको कहां से कहां तक देखना है, 1 से लेकर 25 तक का। अब दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोचिएगा 1 से 25 तक में 1 से 20 भी तो होगा ना, 1 से 25 तक में 1 से 20 भी तो होगा ना, यानी 1 से 20 तक का एलसीएम क्या हो जाएगा, n। और आगे की संख्याओं के लिए जो भी गुणनखंड बचेंगे वो हम n में उसका गुणा कर देंगे। जैसे 20 के बाद क्या आएगा, 21। 21 में क्या होता है, 3 गुणे 7 यानी 3 सत्ते 21। यानी दोस्तों बात यह है कि 21 के जो दो गुणनखंड है 3 और 7 वो ऑलरेडी 1 से लेकर 20 तक में होंगे ही, क्योंकि 1 से लेकर 20 तक में 3 भी होगा और 7 भी होगा, और 1 से लेकर 20 तक के सारे गुणनखंड हमने n में लिख रखे हैं। यानी कि 21 के जो गुणनखंड है 3 और 7 वो पहले से n में उपस्थित हैं, यानी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो n में बची हुई है। क्लियर हो रही बात, क्लियर। आइए देखते हैं अगला 22। 22 क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे तो 2 गुणे 11। भाई 2 1 से लेके 20 तक में 2 भी है और 1 से लेके 20 तक में 11 भी है, यानी 2 और 11 ऑलरेडी n में प्रेजेंट हैं। क्लियर है दोस्तों। अगला देखते हैं 23। दोस्तों बहुत इत्मीनान से समझिएगा, 23 कैसी संख्या है, 23 एक अभाज्य संख्या है, यानी 23 का तो केवल एक ही गुणनखंड होगा, यानी 23 गुणे 1 ही बोला जाए। क्लियर हो रही बात। तो 23 तो एक अभाज्य संख्या है, तो 1 से लेकर 20 तक में 23 का तो कोई गुणनखंड ही नहीं होगा, क्योंकि 23 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या। 23 को काटने वाली कोई संख्या ही नहीं है, यानी 1 से 20 तक में 23 का कोई गुणनखंड नहीं है, तो 23 का कोई गुणनखंड नहीं है तो पूरा का पूरा 23 आगे लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही दोस्तों। यानी जो गुणनखंड है उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है और जो गुणनखंड नहीं है वो लिखना है। क्लियर हो रहा है। आगे देखते हैं 24। 24 क्या होता है दोस्तों, 24 होता है 8 तिरिक 24, 8 तिरिक 24। इसको 2 का क्यूब भी लिखा जा सकता है, पर फिलहाल 8 तिरिक 24। भाई 1 से 20 तक में 8 भी होता है और 1 से 20 तक में 3 भी होता है, यानी 8 और 3 सारे n में पहले से उपस्थित हैं। क्लियर है दोस्तों। 24 तक तो हो गया। अब अगला नंबर किसका है, 25 का। 25 को अगर मैं देखूं तो यह है 5 गुणे 5। 25 क्या है दोस्तों, 5 गुणे 5। अब ध्यान से समझिएगा 25 में कितने 5 हैं,
25 में कितने 5 हैं? 25 में 2 5 हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट, 1 से 20 तक में भाई एक बार 5 होगा कि नहीं होगा? कहने का मतलब है 1 से 20 तक में 5 होगा कि नहीं होगा? फिर से सुनिए, कहने का मतलब है कि 1 से 20 तक में जो 5 की अधिकतम पावर है वो एक ही तो होगी, क्योंकि 5 में एक बार 5 होगा, फिर अगले बार 10 आएगा, 10 में भी 5 गुणे 2 यानी एक बार 5 होगा, फिर 15 आएगा, 15 में भी 5 गुणे 3, फिर 20 आएगा, 20 में भी 5 गुणे 4, यानी मैक्सिमम पावर कितनी मिल रही है 5 की? एक ही मिल रही है, यानी 5 की पावर एक ही मिल रहा है। तो 1 से 20 तक में 5 कितनी बार है? केवल एक बार। यानी अगर केवल एक बार 5 है तो जो एक बार 5 है वो n में तो उपस्थित होगा पहले से, क्योंकि 1 से 20 तक का एलसीएम n है, तो एक बार जो 5 आ रहा है वो तो उपस्थित है पहले से। क्लियर हो रही बात दोस्तों? अब आपको क्या देखना है? 25 में कितनी बार 5 है? 2 बार 5। बहुत इंपॉर्टेंट, जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी लेना है। तो 25 में तो 2 बार 5 है, एक बार 5 तो n में उपस्थित है, दूसरा वाला 5 नहीं है तो उसको हमने लिख लिया। समझ में आ रही बात दोस्तों? तो 21, 22, 23, 24, 25 की जो गुणनखंड पहले से थे उनको छोड़ दिया और जो गुणनखंड नहीं थे उनको लिख लिया। तो अब 23 गुणे 5 115 और ये n, तो आपका 1 से 25 तक का एलसीएम क्या हो गया? 115 n। क्लियर हो रहा है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में आजकल मिल रहे हैं। तो 1 से 20 तक ये सब क्या है? ये पूरा इसका फंडामेंटल ही तो है, जिसका बेसिक मजबूत है वो चीज़ें आसानी से कर ले जाएगा कि 1 से 20 तक का n और 1 से 20 तक का n तो था ही, और 21 से लेके 25 तक में जो गुणनखंड नहीं थे वो लिख लिया, जो गुणनखंड थे उनको छोड़ दिया। क्लियर दोस्तों? आइए एक क्वेश्चन और करते हैं दोस्तों। उसी टाइप का ये अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको करना है, साथ ही साथ करना है। यदि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम n है तो प्रथम 105 प्राकृतिक संख्याओं का एलसीएम बताओ। यानी पहली 100 संख्याएं, 1 2 3 4 5 ऐसे करते करते कितनी संख्याएं? 100 संख्याएं। तो 100 संख्याओं का एलसीएम कितना है? n। इसका अर्थ क्या है कि 1 से लेके 100 तक के जितने भी गुणनखंड हैं वो n में उपस्थित होंगे। समझ में आ रही बात? भाई 1 से लेके 100 तक के जितने भी गुणनखंड होंगे वो n में उपस्थित होंगे, क्योंकि एलसीएम में सारे गुणनखंड होते हैं, जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी। क्लियर हो रही बात दोस्तों? लेकिन आपको कहाँ से कहाँ तक बताना है? अब आपको बताना है 105 तक, 103, 104 और 105। अब आपको जो एलसीएम बताना है वो 1 से लेकर 105 तक। यानी दोस्तों मैं बोल सकता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक का जो एलसीएम n था, तो 1 से लेकर 100 तक का एलसीएम अभी भी क्या होगा? n ही तो होगा। यानी कि मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 1 से लेकर 100 तक के जितने गुणनखंड हैं वो n में हैं। अब हमें तुलना किससे करनी है? 101, 102, 103, 104, 105 की। जो गुणनखंड इसमें उपस्थित होंगे वो लिख लेना है, वो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। जो उपस्थित नहीं होंगे बस वही लिखना है। ठीक है दोस्तों? आइए अब 101 देखते हैं। 100 तक तो n है, 101 देखते हैं। क्या 101 का कोई गुणनखंड 1 से लेकर 100 तक में होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 101 कैसी संख्या है? 101 एक अभाज्य संख्या है। समझ में आ रही बात दोस्तों? तो अगर अभाज्य संख्या है तो इसका तो कोई गुणनखंड बनेगा ही नहीं, जो 1 से लेकर 100 तक में है ही नहीं, तो आगे आ जाएगा 101। अब बात करते हैं 102 की। दोस्तों ज़रा ध्यान से समझिएगा, 102 को अगर मैं करूं तो 2 गुणे 51 है। भाई 102 को अगर मैं करूं तो 2 गुणे 51 है, 2 एकम 2, 2 पचे 10। 1 से लेकर 100 तक में 2 भी है और 1 से लेकर 100 तक में 51 भी है। यानी 102 के सारे गुणनखंड उपस्थित हैं n में, तो कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं 103। 103 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। ये ऑलरेडी अभाज्य है। 103 अगर अभाज्य संख्या है तो इसका कोई गुणनखंड बनेगा नहीं। तो 1 से लेकर 100 तक में 103 का कोई गुणनखंड नहीं है। लेकिन अगर मुझे 105 तक कैल्शियम लेना है तो 103 को लिखना पड़ेगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं 104 की। किसी भी तरीके से इसको तोड़ सकते हो। तो ये 2 पच्चे 10,
और ये 2 गुणे 52 हो गया। तो 1 से लेकर 100 तक में 2 भी है और 1 से लेकर 100 तक में 52 भी है, यानी 104 के सारे गुणनखंड n में उपस्थित हैं, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं 105 की, तो ये 5 दूनी 10, 5 चिक्कम 5। 1 से लेकर 100 तक में 5 भी है, 1 से लेकर 100 तक में 21 भी है, यानी 105 के सारे गुणनखंड n में उपस्थित हैं, तो इसका भी कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी 1 से लेकर 105 तक का जो एलसीएम है वो n गुणे 101 गुणे 103 हो रहा है, क्योंकि 100 और 103 आपका अभाज्य संख्या थी, तो उसका कोई गुणनखंड 1 से लेकर 100 तक में नहीं था। और एलसीएम की विशेषता होती है कि जो कॉमन हो वो भी और जो कॉमन नहीं हो वो भी लिखना होता है। अब इसको अगर मैंने गुणा किया, ये नहीं कि 3 अंकों का गुणा है तो आप घबरा जाएं, अरे 101 बड़ा आसानी से गुणा हो जाएगा। 101 गुणे 3 303, तो 0 3 हासिल गया 3, 101 कम 101 3 104, और यहाँ पे क्या बचा n, और ये हो गया आपका LCM 10403। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज हमने बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीज़ें सीखी हैं एलसीएम को लेकर के, और ये चीज़ें आपने शायद पहले बार पढ़ा होगा कि इस तरीके से एलसीएम को सोचना होता है कि जो चीज़ कॉमन है वो भी और जो चीज़ कॉमन नहीं है वो भी। तो आपको देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कॉमन मिली है, कौन सी चीज़ कॉमन नहीं मिली है। क्लियर है दोस्तों? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कोई चीज़ अगर आपको डाउट है किसी भी प्रकार से, क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका जवाब आपको तुरंत दिया जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आज के लिए इतना ही रखते हैं, आप बस पढ़ते रहिए। बाकी तो पेपर कब होगा क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन इस कोरोना काल में ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि सरकारी नौकरी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस कोरोना काल में या ऐसे विपदा में जिसके पास सरकारी नौकरी है उसी के पास आमदनी है, बाकी लोग तो संघर्ष कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको रेगुलर पढ़ते रहना है, नौकरी को पाना ही पाना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।